क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे हमें फिर से एक अथवा में दो क्वेश्चन दिए गए हैं कि सिद्ध कीजिए कि वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। जैसे मैंने बोला था कि आपके पास जो भी रचना वाले सवाल आएंगे इनमें आकृतियां ही आपको सवाल समझाने में हेल्प कर सकती है, तो इनकी आकृतियों को बनाना बहुत जरूरी है। यहाँ पे हमें क्या दिया गया है कि सिद्ध करना एक वृत्त, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक वृत्त बनाना पड़ेगा। तो एक वृत्त का निर्माण हम कर लेते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि जो वृत्त हमने बनाया उसके वृत्त के किसी व्यास के सिरों पे, देखो व्यास भी हमें खींचना पड़ेगा। चलिए हम व्यास खींच लेते हैं, कैसे भी खींच सकते हैं आप व्यास, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये साथ में कह रहा है कि जो वृत्त का आपने व्यास खींचा है उसके सिरे, देखो इसका सिरा एक तो ये है, एक ये है। अब खड़ा व्यास भी खींच सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उस पर खींच गए स्पर्श रेखाएं, जो सिरे हैं उनके साथ हमें स्पर्श रेखाएं खींचनी है जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाए। ठीक है, और हमें बताना ये वृत्त के जो हमने स्पर्श रेखाएं खींची है वो समांतर होती है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नामांकन करना पड़ेगा, नामकरण करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे मान लिया ए बी भुजा हो गई, ठीक है, ये हमारे पास हो गई है, यहाँ पर ओ बिंदु हो गया है। उसके बाद हमने मान लिया ये सी डी भुजा हो गई है। उसके बाद में हमने यहाँ पे मान लिया जैसे ये जो बिंदु है, जो स्पर्श बिंदु है, इसे मान लेते हैं, मान लीजिए हम पी क्यू मान लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी आकृति बन गई है। अब इन सवालों में हमें क्या करना पड़ेगा, दिया हुआ क्या है, सिद्ध क्या करना है, कोई रचना हो रही है तो वो भी हमें लिखनी पड़ेगी। जितने पॉइंट्स होंगे उतने ही नंबर मिलेंगे। यदि चीजों को हम स्किप करके करेंगे सवाल को तो सही होने के बाद भी नंबर मिलने वाले नहीं है। तो अब देखो दिया हुआ क्या है, हमें यहाँ पे दिया हुआ सबसे पहले एक वृत्त, ठीक है, और वृत्त का केंद्र बिंदु जो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ओ। तो हम यहाँ लिख देते हैं कि यहाँ पे हो गया हमारा एक वृत्त हो गया, वृत्त में ओ क्या है, केंद्र बिंदु। और उसके अलावा क्या दिया गया था कि ये दिया गया है कि दो भुजाएं हैं, दो स्पर्श रेखाएं हैं, समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना है, ये अभी दिया हुआ नहीं है। तो देखो हमें यहां पर एक भुजा हो गई हमारी, यहां पर ए से लेके बी, एक हो गया सी से लेके डी। तो हम यहां लिख लेते हैं ये सी बिंदु है। तो हमारा यहां हो गया है ए बी व सी डी क्या है, स्पर्श रेखाएं हैं। देखो ये तो हमें पता है, ये तो दिया हुआ ही है, क्योंकि इसने बोला है कि जो व्यास के सिरे हैं उससे स्पर्श करती हुई रेखा खींचनी है, और वो स्पर्श रेखा समांतर होती है क्या, वो बाद में सिद्ध करेंगे। ये दिया हुआ हमने लिख लिया। अब एक चीज हमें पता है कि जो केंद्र है उससे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या, यानी ओ से लेके पी और ओ से लेके क्यू क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो वो भी हमें दी हुई है, ओ से क्यू व ओ से पी त्रिज्या है, और त्रिज्या हमें सबको पता बराबर होती है। चलो ठीक है, अब आता है सिद्ध क्या करना है, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज में होता है, हम जो भी मान यहाँ पे नाम मान रहे हैं उसी के हिसाब से हमें लिखना है कि सिद्ध क्या करना है। सिद्ध हमें करना है कि ए बी भुजा और सी डी भुजा समांतर होती है, यानी ए बी समांतर होती है सी डी के, ये हमें सिद्ध करना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या ले सकते हैं, हमने लिया यहाँ पे उत्पत्ति या रचना से हमने क्या किया है, देखो एक चीज ध्यान दीजिए, यहां पर हमें पता है एक चीज यहां पर कि ये जो हमारा केंद्र है इससे क्या होता है, ये यहां पर जब एक त्रिज्या स्पर्श रेखा पे जाती है तो हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनता है, ये बनता है 90 का, ये दोनों तरफ 90 का ही बनता है, ठीक है। तो ये ओ से लेके पी क्या हो गया, लंब हो गया किस पे, ए बी भुजा पर। तो हम यहां लिख देंगे ओ से लेके पी लंब है, यानी 90 का एंगल है ए बी भुजा पर, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब सीधा सीधा ये हो गया यहां पर कि ये हमारा ओ पी बी ओ पी ए ये दोनों 90 के कोण बन चुके हैं। आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हैं, वरना सबको पता है ये लंब का मतलब 90 का एंगल ही बनता है। और तथा ये ओ से लेके क्यू ये भी क्या कर रहा है, लंब है, ठीक है, किस पर, सी से डी पर, यानी सिंपल सी बात है ओ क्यू सी ओ क्यू डी 90 का कोण बना रहा है। तो अब एक चीज समझिए यहां पर कि एक हमारी जो आकृति है हम इसमें ले लेते हैं एक इधर वाला कोण, तो एक ले लेते हैं उधर वाला कोण अपोजिट साइड का, ठीक है। तो एक चीज अब ये समझिए
कि हमें यहाँ पर दो भुजाएं दे रखी है, दो भुजाओं में हमें पता है कि ओ पी बी मैंने ले लिया, मान लीजिए कोण ले लिया ओ पी बी, और ये कोण बराबर है ओ क्यू सी के। वैसे मैं इधर वाला और इधर वाला कोण भी ले सकता था ओ क्यू सी, कारण मैंने पहले ही यहाँ पे बता दिया है कि वो किस लिए से बराबर है। अब देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है, क्यों? क्योंकि 90 डिग्री था, ठीक है, वे 90 की वजह से ही बराबर था। और एक कारण अब ये हो गया कि ये एकांतर कोण भी है, और ये कोण अगर बराबर होगा तो एक सिंपल सी चीज है कि अगर ये कोण बराबर होते हैं तो हमेशा याद रखिएगा ये एकांतर कोण तभी बराबर होंगे जब ये भुजा समांतर होगी। हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि समांतर भुजाओं में ही एकांतर कोण बराबर होंगे। अगर भुजा ही समांतर नहीं है, भुजा मान लीजिए कि अगर हमारी ऐसी जा रही है भुजा कि एक ऐसी जा रही है और एक ऐसी जा रही है, तो ये वाले कोण एकांतर कोण बराबर नहीं हो सकते। और अगर हमारे एकांतर कोण बराबर है और ये 90 के एंगल मान लीजिए आ रहे हैं और बराबर है, तो ये एकांतर कोण हो गए और ये भुजाएं किस में आएगी? समांतर में। तो हमें सिर्फ इतना ही लिखना है कि हमारे कोण बराबर है और वो एकांतर कोण भी हो गए हैं, तो इसीलिए हमारी जो भुजा थी ए बी और दूसरी थी सी डी, वो क्या होती है? समांतर होती है। साथ में हम यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का जो पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। अभी इसका जो अथवा में दूसरा क्वेश्चन है वो भी हम करते हैं। इसी में क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हम देखते हैं ध्यान से यहाँ पर कि हमें यहाँ पर दिया गया है फिर से एक वृत्त दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? एक वृत्त बना लेते हैं, ठीक है। फिर ये कह रहा है इस वृत्त में हमें क्या है? एक बिंदु है ए, ठीक है, जो वृत्त के केंद्र से 5 सेमी दूर है। देखो केंद्र तो वृत्त का यही होता है, हमें पता है। अब इस केंद्र से 5 सेमी दूर, ठीक है, चलो कहीं पर भी 5 सेमी दूर एक बिंदु है जिसका नाम हमारा क्या हो गया है? ए, ठीक है, ओके। फिर ये कह रहा है अब हमारा जो भी बिंदु था वो ठीक है। अब ये कह रहा है वृत्त पर स्पर्श रेखा को 4 सेमी लंबाई भी दी रखी है, ठीक है। वृत्त पर एक स्पर्श रेखा है जिसकी लंबाई भी दे रखी है। देखो स्पर्श रेखा तो हमें पता है कि कुछ इस प्रकार से आती है, जो आप चाहे तो नीचे बना सकते हैं, आप चाहे तो ऊपर भी बना सकते हैं। स्पर्श रेखा है ना भैया, जिसकी लंबाई कितनी है? 4 सेमी। और इसके साथ ही वृत्त की एक त्रिज्या आ गई, वो उसने पूछा है क्वेश्चन में कि वो आप बता दीजिए कितनी आएगी। तो ध्यान से देखिए, ए हमारे पास था, ओ हमारे पास था, यहाँ पे मैं बी बिंदु लिख लेता हूँ। तो आपको सबको ये तो पता है 10.1 प्रमेय जो हमने पढ़ी थी प्रश्नावली 10 में, कि जो हमारा केंद्र होता है उसे स्पर्श रेखा पे बनने वाली जो रेखा आती है, लंब डालते हैं, वो हमेशा 90 का एंगल बनाती है। तो अब ये देखो ध्यान से, आपके सामने एक त्रिभुज है, पाइथागोरस प्रमेय का हम यूज करेंगे। तो त्रिभुज ए ओ बी हम ले लेते हैं, त्रिभुज ए ओ बी। अब इसमें हमें क्या करना है? देखो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करना है, तो त्रिज्या जो हमारी आ जाएगी। तो हमें पता है यहाँ पर हमें निकालना क्या है? लंब निकालना है। तो लंब निकालने का फॉर्मूला क्या आता है? यानी ओ बी या बी ओ। लंब निकालने का फॉर्मूला हमारे पास होता है जो हमारा कर्ण होता है ए ओ, उसका स्क्वायर, और माइनस करना है आधार यानी कि ए बी का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो ओ बी हमारे पास है नहीं, ये वृत्त की त्रिज्या भी है। और ए ओ हमारे पास कितना दिया हुआ है? यहाँ पे ए से लेके ओ 5 सेमी, माइनस ए बी हमारे पास कितना है? 4 सेमी। तो ध्यान से देखो ओ बी एज इट इज वैसे का वैसे रहेगा, 5 का स्क्वायर होता है 25 माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16। अब देखो यहाँ पे ओ बी है, 25 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 9, और स्क्वायर हटेगा तो क्या आएगा? अंडर रूट यानी स्क्वायर रूट। तो ओ बी 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 सेमी। ओ बी यानी वृत्त की त्रिज्या थी, और त्रिज्या हमसे पूछी थी, हमने बता दी कितनी सेमी है? 3 सेमी है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो भी होता है कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 सबसे आसान, ये हमारी प्रश्नावली 13 का जो क्वेश्चन दिया गया हमें, बहुलक माध्य और माध्यक में से माध्य दिया गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया गया है माध्य ज्ञात कीजिए।
तो एक चीज देखिए, वर्ग अंतराल नहीं दिया, लेकिन वर्ग अंतराल से हम क्या निकालते थे, xi, जो हमें दे दिया गया, तो हमारा काम तो हो गया है, fi हमें दिया गया है। अब देखो माध्य, आप कोई भी माध्य तरीका यूज कीजिए, क्योंकि माध्य के भी 3 तरीके होते हैं हमारा, ठीक है, कल्पित माध्य, पग विचलन, ठीक है, या प्रत्यक्ष। तो हम किसी विधि से ज्ञात करें, हमें एक चीज चाहिए, वो होती है xi और fi, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो यहाँ पे हमें xi और fi निकालने का तरीका हमें पता है। हमें क्या करना है, xi fi का मतलब होता है दोनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 की गुणा 4 से करो तो हो जाएगा 5 चौक 20, 6 की गुणा 8 से करो तो हो जाएगा 48, 7 की 14 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 98, 8 की 11 से करेंगे तो 88, और 9 की 3 से करेंगे तो 27। और उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, ये सारणी मैं थोड़ा यही बना रहा हूँ, आप अलग से ही बना सकते हैं, और बनानी ही पड़ेगी हमें। तो अब हमें क्या करना है, एक तो सिग्मा fi और एक हमें करना है सिग्मा fi xi, ये दोनों के मान हमें ज्ञात करने हैं, और ये करना है जोड़ के। सिग्मा का मतलब होता है जोड़ करना। तो ध्यान से देखिए, 4 8 12 और 14 26, 26 11 37 और 3 हो गए 40। इसको हम ऐड कर लेते हैं, 20 48 98 88 और 27 को। तो इसको ऐड करने से हमारा आंसर आएगा 281। अब हमें क्या करना है, अगर हम सबसे आसान विधि प्रत्यक्ष विधि भी यूज करते हैं, तो उसके लिए हमें माध्य ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला आता है fi और xi बटे में सिग्मा fi। तो ध्यान से देखिए, यहां पे हमारा fi और xi कितना आ रखा है, fi xi आ रखा है 281, और अपॉन में है fi सिग्मा fi जो है 40। तो हमें सिंपली क्या करना है, इसमें इसका डिवाइड यानी भाग करना है। तो हम भाग कर सकते हैं, तो हमारा यहां पर तो ये हमारा समांतर माध्य भाग करने पे आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का जो पहला क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। अब हम करते हैं अथवा वाला क्वेश्चन, जो इसमें दिया हुआ है बहुलक ज्ञात करना है। तो देखिए, बहुलक में सिंपल सा चीज है, हमें जो सारणी दी जाए उसमें हमें कोई भी बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, ना इसमें हमें कोई fi xi निकालना पड़ेगा, ना ही fi हमें दिया गया है, ना हमें कोई cf निकालना, कुछ नहीं करना। हमें सिंपल एक ही चीज करनी है कि हमें बहुलक का सूत्र आना चाहिए, ठीक है। और बहुलक का सूत्र जो होता है वो हमारे पास होता है L प्लस f1 माइनस f0, और बट्टे में हो गया 2f1 माइनस f0 माइनस f2 और गुणा में h। तो देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक तो f1 f0 f2, इसके बाद हमें चाहिए, ये f होने के बाद हमें चाहिए l और h। अगर ये सारे मिल गए तो हमारा सवाल भी हो जाएगा। तो देखो f1 का एक सिंपल सा फॉर्मूला हम बता देते हैं आपको, जो हमारी fi यानी बारंबारता होती है, उसमें जो सबसे बड़ा आपको संख्या दिख रही है वही हमारा होता है f1। अब ये अगर f1 है तो उससे नीचे f0 और उसके आगे वाला f2 होता है। तो f0 कितना आ गया हमारा 20, और f2 कितना आ गया हमारा 22। अब देखो, जो सबसे बड़ी बारंबारता यानी f1 थी, उसके सामने जाना वर्ग अंतराल में ci में, उसके अंदर जो हमारे दो यहाँ पे एक उच्च सीमा और एक निम्न सीमा होती है, यहाँ पे हमारे पास एक उच्च सीमा और एक निम्न सीमा। तो देखो, जो निम्न सीमा होती है यानी लोवेस्ट फॉर्म, तो उसको हम L यानी लोवेस्ट बोलते हैं। तो ये हो गया L। तो L हमारे पास कितना हो जाएगा 30, और उन दोनों का अंतर यानी 40 माइनस 30 करेंगे तो कितना आएगा 10। ये हो जाएगा इनका अंतर हाइट। तो देखो L हमारे पास कितना है 30 प्लस ब्रैकेट f1 हमारे पास कितना है 25 माइनस f0 हमारे पास कितना है 20, बट्टे में 2 की गुणा करनी है f1 से। चलो f1 हमारे पास कितना था 25, फिर माइनस है सभी के बीच में, f0 कितना है 20 माइनस f2 कितना हमारे पास 22, और गुणा में h कितना हमारे पास 10। अब देखो ध्यान से, ये एक बार प्लस बाहर वाला नहीं कर सकते हम, ना गुणा कर सकते हैं, क्योंकि पहले ब्रैकेट सोल्व करना पड़ेगा। और ब्रैकेट देखो 25 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा 5। यहाँ देखो 2 की गुणा जब 25 से करेंगे तो कितना होगा 50, और 50 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 30, और 30 में से जब 22 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, और गुणा में क्या है 10। अब ब्रैकेट खुल चुका है। अब हमें सिंपली क्या करना है,
प्लस माइनस नहीं, पहले गुणा भाग है वो करना पड़ेगा। तो 5 की गुणा 10 से करने पे आएगा 50 और भाग में कितना आ रहा है 8। तो जैसे मैंने कहा पहले प्लस माइनस नहीं, पहले गुणा और भाग करो। तो गुणा हो गया, भाग करो। 50 में 8 का अगर हम भाग लगाएंगे तो ये जाएगा 6.25। 30 को 6.25 में जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आएगा 36.25, क्योंकि पॉइंट के बाद वाली संख्या पॉइंट के बाद रहती है, पॉइंट है नहीं तो पॉइंट के बाद वाली वैसी रहेगी, और पॉइंट के आगे 30 है, यहाँ पे 6 है, दोनों कितने गए 36। तो ये हमारा बहुलक भी निकल चुका है। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे सिंपली हमें दिया गया है कि त्रिभुज। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है उसमें बोला गया है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं हमें दे दी गई है। एक है x और एक है 3 ब्रैकेट x प्लस 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल भी दिया गया है, तो त्रिभुज की सभी भुजाएं ज्ञात करनी है। देखो इसमें क्या करना, पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर अथवा के दूसरे वाला। तो पहले क्वेश्चन में हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना, आप कैसा ही बना सकते हो, समकोण होना चाहिए। ठीक है, नामकरण भी कर दीजिए जैसे भी आपको उचित लगे। ABC मैंने कर दिया है क्योंकि दिया हुआ नहीं था कुछ। समकोण त्रिभुज में 2 भुजाएं दी है, लेकिन हमें पता 3 भुजाएं होती है, लेकिन साथ में क्षेत्रफल भी दिया है, तो हम लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। और यदि दिया हुआ हो या पूछा हो तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। समकोण त्रिभुज में त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो इसमें कर्ण कहीं नहीं आता, एक आधार होता है एक ऊंचाई होता है, तो हम एक को आधार मान लेते हैं और एक को ऊंचाई। तो देखो ये सॉल्व भी करके लिख सकते हैं, आप सीधा भी लिख सकते हैं। 3 की गुणा x से करने पे 3x हो जाएगा, और प्लस 3 की 1 से गुणा करने पे क्या हो जाएगा 3। तो अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना है 84, और बराबर में हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, हमें यहाँ पे दिया गया है फॉर्मूला जो है 1/2, आधार हमारे पास है x और गुणा में ऊंचाई हमारे पास कितनी है 3x प्लस 3। ये आप सॉल्व कर लेना, वरना आप इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो अब देखो जो बट्टे में 2 आ रहा है इसको हम फ्री कर देते हैं ताकि इसकी प्रॉब्लम खत्म हो। बराबर से उधर भाग में, बराबर से इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा गुणा में। ठीक है, अब देखो ये 2 चला गया तो क्या बचा, 1 की गुणा x से करने पे x आएगा, और x की गुणा ब्रैकेट से करेंगे 3x से, तो 3 का 3 रहेगा और x क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस x की गुणा 3 से करने पे क्या आ जाएगा 3x। अब देखो 3x स्क्वायर है प्लस का 3x है, और ये 2 की गुणा जब 84 से करेंगे तो आएगा 168। ये बराबर से इधर प्लस का इधर आएगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। आप गुणा करके देख सकते हैं। और बराबर में 0 रहा है, बराबर से 0 इधर रखे चाहे इधर रखो एक ही बात होती है। यहाँ पे अभी भी कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन गया तो क्या बचेगा x स्क्वायर, प्लस 3 कॉमन गया तो बचेगा x, माइनस और 3 का भाग भी जा रहा है तो 3 5 15 बच गया 1, 3 6 18 बराबर में 0। तो अब हमारी समीकरण है x स्क्वायर x माइनस 56। ये 3 कहाँ जाएगा, जो गुणा में है इधर बराबर से उधर चला जाएगा भाग में, तो ये 3 0 के भाग में जाएगा तो क्या बनेगा 0 ही बनेगा। तो ध्यान से देखो ये हमारी एक द्विघात समीकरण बन चुकी है, और इसका सॉल्यूशन करना क्या करना होता है, हमें पहला पद आखिरी पद एज इट इज लिखना है, और उसमें एक चीज का हमें ध्यान देना पड़ेगा, बराबर में तो 0 है, पहले पद और तीसरे पद की गुणा होती है तो 1 माना जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है। 1 की गुणा 56 से करने पे कितना आएगा 56 ही आएगा, और उसका हमें क्या करना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड। जैसे 2 का भाग जा रहा है 28 बार, फिर 2 का 14 बार, फिर 2 का 7 बार, फिर 7 का 1 बार। तो देखो टुकड़े तो काफी हो गए, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7। हमें तो सिर्फ 2 ही टुकड़े करने हैं कि ये बीच वाला नंबर आ जाए 1। कैसे आ सकता है चलिए देखते हैं। 2 की गुणा 2 से 4, 4 की गुणा 2 से 8, 8 और 7 घटाने पे 1 आ जाएगा, और दोनों गुणा करने पे क्या वो आंसर भी आ रहा है क्या, 7 से 8 की गुणा करने पे 56 आ रहा है, यानी यही टुकड़े आएंगे हमारे 8 और 7। तो जैसे मैंने बताया था यहाँ पे जो x होता है वो दोनों के साथ आएगा 8x और 7x। यहाँ पे जो निशान होता है वो बड़ी संख्या क्या क्या आता है। बाकी अब आप समझ जाइए कि अगर मैं यहाँ प्लस लगाऊं तो प्लस प्लस तो जुड़ जाएंगे, मुझे घटाना तो यहाँ पे किसका निशान आएगा माइनस का। 4 पद हो तो 2 पद लेते हैं, दोनों में देखो कॉमन क्या आ रहा है x आ रहा है, तो यहाँ पे x स्क्वायर में से x जाएगा तो x बचेगा, प्लस x से x गया तो बचेगा 8। यहाँ पे माइनस 7 कॉमन आ रहा है क्योंकि 7 से 7 गया तो x बचेगा, माइनस माइनस प्लस, और 7 से 56 8 बार जा रहा है। मैंने आपको 1000 बार बताया हुआ है कि ये जो ब्रैकेट होता है ना ये कॉमन आएगा ही आएगा, और कॉमन आया तो एक बार लिख देते हैं। बचा क्या x, ये कॉमन आ गया,
-7 ये कॉमन आ गया। तो इस तरीके से अब हमें क्या करना है, हम x + 8 बराबर भी 0 भी ले सकते हैं और x - 7 बराबर भी 0 ले सकते हैं। यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, ये x है, ये +8 जब उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, -8, और ये x है, ये -7 जब उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, +7। तो एक बात हमें पता है, ये x भुजा थी और हमें भुजाएं वैसे तो तीनों बतानी है, दोनों बतानी है सॉरी, लेकिन हमारे पास अभी एक्चुअली है क्या कि एक मान माइनस का और एक प्लस का है। अब ये समझने वाली बात है, जो भुजाएं है वो माइनस में तो नहीं आ सकती, वो प्लस में आएगी, तो इसलिए हमारा माइनस वाला मान गलत और प्लस वाला मान क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो अब हमें भुजा बतानी है। तो देखो आधार क्या था, हमें x था, वो तो आ चुका है 7 सेमी, और अगर हमें से ऊंचाई भी पूछी जाए तो वो क्या थी, 3x + 3 था, यानी 3, और x की जगह x का मान कितना आया था, 7 + 3, तो ये हो गया 3 × 7 = 21 + 3 बराबर में 24 सेमी। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर जो 18 है ना, उसका पहला जो क्वेश्चन है वो तो होता है कंप्लीट। अब हमें यहाँ पे इसी का अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया दूसरा, वो हम देखेंगे। तो वो क्वेश्चन हमें दिया गया है द्विघात समीकरण से रिलेटेड है। तो यहाँ पे दिया गया निम्न द्विघात समीकरण है, और उसमें हमें क्या करना है, इसके साथ एक सेकंड, हमें यहाँ पर एक चीज और करनी है, हमें यहाँ पे सभी भुजाएं ज्ञात करनी है। तो सभी में हमने 2 भुजाएं तो निकाल दी है, तीसरी भुजा कर्ण भी हम निकाल देते हैं, और कर्ण निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर क्या होता है, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। आधार हमारा कितना आ रखा है, 7 सेमी, और लंब हमारा कितना आ रखा है, अभी हमने निकाला था ऊंचाई कितनी आई थी, 24 स्क्वायर। तो देखो कर्ण है, 7 का स्क्वायर होता है 49, और 24 का होता है 576। तो दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 625, और कर्ण के ऊपर से जब स्क्वायर हटेगा तो 625 पे क्या लगेगा, स्क्वायर रूट। तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, 25 सेमी। तो इस तरीके से हमारा आधार और लंब यानी कि ऊंचाई और कर्ण भी आ जाएगा। तो तीनों भुजाएं हमारी ज्ञात हो जाएगी। अब हमें एक ही चीज यहां पे बतानी है इस क्वेश्चन के अंदर, कि जो अथवा में हमें दूसरा क्वेश्चन दिया गया है उसे हम बता देते हैं, क्योंकि ये तो तीनों भुजाएं हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमारे पास आगे दिया गया सेकंड क्वेश्चन, निम्न द्विघात समीकरण के युग्म की प्रकृति ज्ञात करो। युग्म की प्रकृति ज्ञात करनी है, और अगर मूलों का अस्तित्व हो तो हमें उन्हें भी ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने का सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास समीकरण एक्चुअली हमें दी गई है 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो इस समीकरण में हमें a, b और c तीनों निकालने पड़ेंगे। देखो a क्या होता है मैं आपको बता दूं, a होता है एक्चुअली हमारे जो x² के साथ पद होता है वो, b होता है जो बीच में x के साथ होता है वो सभी लिखना पड़ेगा निशान के साथ, -4 √3, और c जो तीसरा पद हमारा यहाँ पे है 4। हमें क्या करना है, यहाँ पे d निकालना होता है, और d निकालने का सिंपल सा तरीका होता है b² - 4ac। इसी से ही हमारा कंफ्यूजन दूर होगा कि इसके प्रकृति मूलों की प्रकृति कैसी है, अस्तित्व वाली है या अस्तित्व वाली नहीं है। तो देखो सिंपल सी बात है, b हमारे पास है -4 √3, उसका स्क्वायर -4ac, 4a हमारे पास 3 और c हमारे पास प्लस का 4। तो देखो माइनस माइनस स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाता है, 4 का वर्ग होता है 16, √3 का वर्ग होता है सिर्फ 3। आप करके देख लीजिए, -4 की गुणा 3 से करेंगे 4 × 3 = 12, और 12 की 4 से जब गुणा करेंगे तो आएगा 48, 16 × 3 = 48, और -48 बराबर क्या आया, 0। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जब ये मान d का मान जो आता है वो कभी भी 0 से माइनस में आए, ठीक है, यहां पे d का मान 0 नीचे यानी माइनस में आ जाता है तो ही उसके मूल्यों का अस्तित्व नहीं होता है। अदरवाइज अगर 0 आ जाए या प्लस में कोई भी संख्या आ जाए, जैसे यहाँ मान लो 56 50 होता है, 48 घटाते 2 5 कुछ प्लस में बच जाता, तो भी मूल्यों का अस्तित्व होता, सिर्फ माइनस पे आने पे नहीं होता है। तो यहाँ पे 0 आया तो यहाँ पे हमें पता है कि यहाँ पे मूल्यों का अस्तित्व है, तो हम यहाँ पे वही चीज लिख देंगे सबसे पहले कि यहाँ
मूलों का अस्तित्व है क्योंकि समान है, डी का मान समान है। तो अब हमें क्या करना है, मूलों का अस्तित्व है, मूलों की प्रकृति हमने निकालनी है। अब यदि मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात करना है, तो है अस्तित्व तो है, अब हमें ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, जो समीकरण है वही लिखनी पड़ेगी, 3x² माइनस 4 √3 x प्लस में 4 बराबर में 0। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, सिंपली फॉर्मूला लगाना है, जो कि है मूलों का जो अस्तित्व होता है, अगर वो होता है तो उन्हें ज्ञात कैसे कर सकते हैं। देखो इसका सिंपल सा है, अगर मैं यहां लिख दूं तो देखिए -b प्लस माइनस अंडर रूट में आप d लिख लीजिए, चाहे b² माइनस 4ac कर लीजिए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। हम कई बार अंडर रूट में d भी लिख सकते हैं, d का मान, ठीक है। और बट्टे में होता है 2a, तो ध्यान से देखिए -b, माइनस तो फॉर्मूले का, b हमारे पास क्या था, -4 और √3, फिर प्लस और माइनस, और ये अंडर रूट के अंदर एक चीज ध्यान दीजिएगा, b² माइनस 4ac है, जो मैंने बोला b² माइनस 4ac d भी होता है। तो d का मान तो हमने पहले निकाल लिया, आप दोबारा निकालना चाहे तो निकाल लेना, 0 ही आने वाला है। और बट्टे में 2 और a हमारे पास कितना था, 3। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अब हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, यहाँ पे बचा है माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस 4 √3 प्लस और माइनस, और ये 0 है तो 0 हमें लिखना आवश्यक नहीं है। और बट्टे में क्या बचा है, 2 तिया 6 बचा है। अब एक चीज हमें यहाँ पे समझनी है, वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो संख्या दी गई है, अब सिंपल सी चीज ये बची है कि यहाँ पे हमारा जो मान आ रहा है वो आ रहा है अंडर रूट में, और यहाँ पे अंडर रूट में नहीं आ रहा, तो हम उसे कैसे बना सकते हैं। सिंपल ये है कि आप गुणा करिए चाहे ना कीजिए, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 है और 3 को हम लिख सकते हैं √3 और √3, क्योंकि पता है √3 की गुणा √3 से करने वापस 3 ही आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, अब हमारा एक सिंपल चीज होगी, √3 से √3 तो कट गया, तो हमारे पास मान क्या बचा, ये 2 से 4 भी कट गया 2 बार, तो अब हमारे पास बचा है ऊपर 2 बचा है और नीचे बचा है अंडर रूट का 3, ये हमारा x का मान आ गया। और ये मान जो आया है ये हमारे द्विघात समीकरण के मूल आए हैं, तो हम लिख सकते हैं अतः द्विघात समीकरण के मूल बराबर क्या है, 2/√3, और हमें पता है मूल 2 होते हैं, हमारे पास एक है तो हम उसे 2 बार लिखेंगे कि ये हमारे मूल होंगे। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर जो 18 है उसके दोनों पद होते हैं कंप्लीट।